नमस्कार दोस्तों, बाल मंदिर स्कूल के इस YouTube चैनल पर मैं नितिन शर्मा आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12 के बारे में ले रहे हैं और 12th के अंदर रसायन विज्ञान जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है उसके बारे में अपन पूरी डिटेल लेंगे, ठीक है। और एक लेसन हम इसके अंदर शुरुआत करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस लेसन के अंदर जैसे टोटल मार्किंग होती है 100 की, है ना। तो 100 मार्क्स में से 56 नंबर जो होते हैं वह 56 नंबर होते हैं इसके अंदर किसके, बोर्ड के थ्योरी एग्जाम के, और 30 नंबर का होता है इसके अंदर बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जाम, और 14 नंबर किसके होते हैं, सेशनल के होते हैं। किसके होते हैं, सेशनल के 14 नंबर। ध्यान रखिएगा, आप दिमाग में ये सेट कर देना, पूरे साल की परफॉर्मेंस, टेस्ट और हाफ ईयरली एग्जाम के रिकॉर्ड को देखते हुए उसके आधार पर 14 नंबर भेजे जाते हैं, ठीक है। अब देखो 11th क्लास में अपन ने रसायन विज्ञान की परिभाषा पढ़ी और रसायन विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के नाम पढ़े थे अपन ने कि अकार्बनिक, कार्बनिक, भौतिक, औद्योगिकी, चिकित्सा और युद्ध के अंदर हर प्रकार से रसायन विज्ञान का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो हम जो ये 12th क्लास के अंदर सिलेबस लेंगे, इस सिलेबस के अंदर रसायन विज्ञान की कई शाखाओं को साथ में सम्मिलित किया गया है ना। अब देखो आप, सबसे पहले इसके अंदर ब्रांच आती है, वह है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कौन सी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पहली ब्रांच, जिसे अपन अपनी भाषा में हिंदी में बोलते हैं अकार्बनिक रसायन। क्या नाम देते हैं इसको, अकार्बनिक रसायन। दूसरा हम लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब होता है इसमें कौन सी, कार्बनिक रसायन के बारे में, ठीक है। तीसरी हम लेंगे इसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब होता है इलेक्ट्रो यानी विद्युत, कौन सी, विद्युत रसायन के बारे में। चौथा अपन लेंगे इसके अंदर, देखो अब मैं आपको ब्रांच बता रहा हूं कौन कौन सी ब्रांच है, ऐसा नहीं है केवल केमिस्ट्री सब्जेक्ट ही बोलते हैं अपन, है ना। चौथी ब्रांच होती है जिसे कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। कौन सी, फिजिकल। फिजिकल का मतलब होता है भौतिक रसायन। भौतिक रसायन का मतलब ये है कि इस शाखा के अंदर फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों को एक साथ सम्मिलित किया गया है और दोनों को एक साथ सम्मिलित करके बनाई फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। पांचवा हम लेंगे इसके अंदर सरफेस केमिस्ट्री। देखो आप, ब्रांच के नाम बढ़ रहे हैं। सरफेस, सरफेस का मतलब होता है पृष्ठ रसायन। पृष्ठ रसायन के बारे में अपन लेंगे, ठीक है। छठी आती है इसके अंदर, अब जैसे अपन लेते हैं ना, तो ये लेते हैं बायोकेमिस्ट्री। कौन सी, बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री का मतलब जैव रसायन जो होता है, तो जैव रसायन के अंदर आप पढ़ोगे जैव अणु। कौन से, जैव अणु के बारे में, जिसमें आप विभिन्न प्रकार के अपने शरीर में जितने भी प्रकार के जैव अणु पाए जाते हैं, कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, डीएनए, आरएनए, है ना, न्यूक्लिक एसिड वगैरह जो भी है, उनमें क्या रिएक्शन होती है, किस प्रकार से यौगिकों का निर्माण होता है, वो रासायनिक प्रक्रम के अंदर आप इसके अंदर पढ़ेंगे। ये सबसे बेस्ट शाखा मानी जाती है बायोकेमिस्ट्री, जिसमें बायो और क्या है, रसायन, दोनों एक साथ दिए गए, ठीक है। और सातवां आप लेंगे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। कौन सी, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का मतलब है औद्योगिक रसायन। कौन सी, औद्योगिक रसायन। इसके अंदर आप पढ़ोगे सबसे बेस्ट लेसन इसका, वो कौन सा है, पॉलीमर्स। पॉलीमर्स का मतलब बहुलक। बहुलक क्या होते हैं, आपको पता है ना कि आज के समय का युग कैसा कहलाता है, प्लास्टिक का युग कहलाता है। तो प्लास्टिक के युग के अंदर हम ये जो पॉलीमर, बहुलक के बारे में लेते हैं, तो ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर आता है। इसके अलावा आप इसमें पढ़ोगे रंजक क्या होते हैं, कपड़ों की रंगाई छपाई के अंदर कौन कौन से रंजक किस प्रकार से उपयोग में लिए जाते हैं, वो भी इसमें अपन लेंगे। तो देखो आप, इसमें जनरली देखते हैं तो अपन केमिस्ट्री में 17 पार्ट है ना, और 17 लेसन के अंदर आपको मैंने ये 7 ब्रांच बता दी केमिस्ट्री की। अच्छी चीज है, इसमें आपको नॉलेज होना चाहिए, है ना। तो ये थोड़ा सा इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए आप, अब जो आज अपन लेसन शुरू कर रहे हैं, वह लेसन एक ऐसा है जो 11th में उसका कुछ पार्ट आपके पढ़ा हुआ है
और 12th में क्या है, थोड़ा सा उसको और ज्यादा डिटेल के अंदर दिया गया। ये मैं लेसन इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये लेसन जो है वो बहुत ही सिंपल है, 3 नंबर का है, लेकिन ये ऐसा लेसन है जिसमें हर कैटेगरी का स्टूडेंट जो होता है वह हर कैटेगरी का स्टूडेंट 3 में से 3 मार्क्स पूरे ला सकता है। ठीक है, ये 5 संख्या आपको लग रहा होगा कि सर इतना लास्ट वाला ले रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही अच्छा लेसन दिया गया है। वह 16वां पार्ट है और इसका नाम है त्रिविम रसायन। कौन सा? त्रिविम रसायन, जिसे हम इंग्लिश के अंदर बोलते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री। कौन सी? स्टीरियो केमिस्ट्री, है ना। अब इसके अंदर आप जो पढ़ेंगे वो 11th क्लास में आपको मैंने छोटा सा एक पॉइंट बताया था, मैंने कहा थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपको पता होगा वो पार्ट था समावयवता। कौन सा पार्ट था? समावयवता, जिसे क्या बोलते हैं अपन? आइसोमेरिज्म। क्या नाम बोलते हैं इसको? आइसोमेरिज्म, है ना। तो इसकी खोजकर्ता ध्यान रखिएगा, हालांकि पूछा नहीं जाता है लेकिन फिर भी जनरल नॉलेज के हिसाब से ध्यान रखिएगा। इसके खोजकर्ता थे लिबिंग और दूसरा था वोलर। आपको नाम याद है वोलर का? फ्रेडरिक वोलर, जिन्होंने सबसे पहला कार्बनिक पदार्थ यूरिया बनाया था। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लेते हैं समावयवता की परिभाषा। समावयवता किसे कहेंगे? ध्यान रखिएगा, ऐसे यौगिक जिनके अणु सूत्र तो क्या होते हैं? समान होते हैं। इसमें मैं एक सिंपल सी लाइन बता रहा हूं, अणु सूत्र समान लेकिन भौतिक या रासायनिक अथवा दोनों गुणधर्म क्या हो? भिन्न भिन्न होते हैं। दोनों गुणधर्म क्या हो? भिन्न भिन्न हो, तो उन यौगिकों को समावयवी यौगिक कहा जाता है। और इस प्रकार की परिघटना जो होती है उसे समावयवता के नाम से जानते हैं। वापस सुन लो परिभाषा, ऐसे यौगिक जिनके क्या हो? अणु सूत्र समान लेकिन भौतिक और रासायनिक अथवा दोनों गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं, उन यौगिकों को समावयवी यौगिक कहते हैं। और इस प्रकार की परिघटना को क्या कहते हैं? अपन समावयवता कहते हैं। आपको अणु सूत्र के बारे में वापस बता देता हूं। अणु सूत्र मतलब ऐसे रासायनिक सूत्र जो यौगिक में उपस्थित सभी परमाणुओं की वास्तविक संख्या को, सभी परमाणुओं की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अणु सूत्र कहते हैं। ठीक है, तो आप देखो, आप इसका एक छोटा या तो इसको नोट कर लीजिए एक बार, इसकी परिभाषा। ठीक है, हो गया। अब देखिए, अब इसका अपन लेते हैं वर्गीकरण। समावयवता कितने प्रकार की होती है, किस प्रकार से इसे प्रदर्शित किया जाएगा, देखो आप, है ना। तो वर्गीकरण में समावयवता जो होती है इसको 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, सबसे पहला आता है जो है संरचनात्मक समावयवता। संरचनात्मक समावयवता, जिसे अपन क्या कहते हैं? संरचना मतलब स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और दूसरी जो अपने ये पाठ पूरा दिया गया है वह है त्रिविम समावयवता। कौन सी? त्रिविम समावयवता। तो त्रिविम समावयवता को अपन नाम लेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्या नाम देंगे? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो संरचनात्मक समावयवता को अपन ने 11th में मैंने बताया था थोड़ा शॉर्ट के अंदर, कि ऐसे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान लेकिन संरचनाएं क्या हो? भिन्न भिन्न होती है। तो इसको अपन किसके रूप में बताते हैं? संरचनात्मक समावयवता के रूप में बताते हैं। अब इसके भाग पढ़े थे, याद है आपको? पहला भाग अपन ने पढ़ा था श्रृंखला समावयवता, श्रृंखला समावयवता। दूसरा अपन ने लिया था कौन सा? स्थिति समावयवता। कौन सी? स्थिति समावयवता।
है ना। और तीसरा भाग लिया था अपन ने क्रियात्मक समूह समावयवता, क्रियात्मक समूह समावयवता। और चौथी अपन ने ली है मध्यावयवता, मध्यावयवता, है ना। और पांचवी अपन ने कौन सी ली थी, चलावयवता। कौन सी ली, चलावयवता। अब देखो इनकी परिभाषा एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं। पहली है श्रृंखला समावयवता, अणु सूत्र समान लेकिन श्रृंखलाएं क्या हो, भिन्न भिन्न हो, है ना। इसमें क्या बताओगे, अणु सूत्र समान लेकिन कार्बन श्रृंखला भिन्न भिन्न हो, ठीक है। दूसरा स्थिति, स्थिति का मतलब होगा अणु सूत्र समान हो लेकिन प्रतिस्थापी समूह जो इसमें जुड़े हुए हैं, प्रतिस्थापी समूह की स्थिति क्या हो, भिन्न भिन्न हो। प्रतिस्थापी समूह की स्थिति भिन्न भिन्न होती है। क्रियात्मक समूह समावयवता, क्रियात्मक समूह समावयवता का मतलब ये होता है कि ऐसी समावयवता जिसमें अणु सूत्र तो समान होते हैं लेकिन क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न हो जाए। अब क्रियात्मक समूह कौन से, आईयूपीएससी में पढ़े थे आपने, याद है, जैसे COH, OH, C डबल बॉन्ड हो, CHO, जैसे ये मुख्य रूप से अपन ये लेते हैं, है ना। एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल मुख्य रूप से ये लेते हैं। तो इसके हिसाब से आप क्रियात्मक समूह समावयवता को प्रदर्शित कर रहे थे। फिर आता है मध्यावयवता। मध्यावयवता के बारे में हमने ये लिया था कि इसमें अणु सूत्र तो समान होते हैं लेकिन क्रियात्मक समूह की स्थिति, ध्यान रखिएगा, क्रियात्मक समूह की स्थिति कार्बन परमाणु की श्रृंखला के मध्य परिवर्तित होती है। इसमें हमने क्या लिया है, प्रतिस्थापी समूह की स्थिति कार्बन परमाणु की श्रृंखला में चेंज होती है लेकिन ये कार्बन परमाणु की श्रृंखला के बीच में जुड़े हुए रहते हैं, कार्बन के साथ में जुड़े हुए रहते हैं। तो इसके रूप में जैसे आपको मैं उदाहरण बताता हूं, जैसे अपन एमीन का उदाहरण लेते हैं, एमीन, है ना। तो एमीन में देखो जैसे CH3CH2, ये NH और ये CH2CH3। अब देखो आप, ये एमीन है, कौन सी है, 2 डिग्री एमीन। अब यहां देखते हैं तो ये एक एथिल समूह, ये 2 एथिल समूह, 2 एथिल समूह के बीच में जुड़ा हुआ है, तो हम इसको क्या कहेंगे, डाई एथिल एमीन भी कह सकते हैं, या एन एथिल एथेन एमीन के रूप में लिखा जाता है ना। अब मैं इसमें NH की स्थिति चेंज करता हूं, जैसे ये लिखा मैंने इसमें CH3 NH CH2 CH3। अब देखो पहले इसमें दोनों तरफ 2 कार्बन थे, अब इसमें एक तरफ एक आया, एक तरफ कितने आए, 3। तो NH की स्थिति क्या हुई, इसमें चेंज हुई है। तो ये 2 डिग्री 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब इसका नाम हमने लिखा था एन एथिल एथेन एमीन, इसका नाम क्या हो जाएगा, एन मेथिल एक समूह, और इधर क्या आ जाएगा, प्रोपेन एमीन के रूप में। तो ये होती है मध्यावयवता जो ईथर के द्वारा और एमीन के द्वारा मुख्य रूप से दर्शाई जाती है। और लास्ट इसमें आती है चलावयवता। चलावयवता का मतलब ये हुआ कि ऐसी समावयवता जिसमें अणु सूत्र तो समान होते हैं लेकिन क्रियात्मक समूह खुद परिवर्तित होते जाते हैं, है ना। जिसको अपन ने लिया था जो कार्बनिक यौगिक है, जिसमें 4 प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़ी थी 11th में, जिसमें आपने लिया था, आपको याद हो तो पुनर्विन्यास अभिक्रिया, जिसमें एक एल्कोहल कीटोन में, या कीटोन जो होता है वो किस में परिवर्तित होता है, एल्कोहल में अगर परिवर्तित होते हैं। तो ये मुख्य रूप से संरचनात्मक समावयवता के बारे में आप इसका, ठीक है, इसको नोट कर देना, मैं अभी आपको टाइम दूंगा। उससे पहले अपन लेते हैं त्रिविम रसायन। देखो त्रिविम समावयवता सेकंड भाग इसका अपना लेसन ये है, ये मैंने आपको अभी जनरली बताया है 11th को वापस रिपीट करते हुए, है ना। देखो त्रिविम समावयवता, त्रिविम समावयवता का मतलब ये होता है कि यौगिकों में अणु जो होते हैं या यौगिक जो होते हैं उसमें परमाणु या जो समूह है उनकी व्यवस्थाएं तो समान हो, लेकिन त्रिविम में यानी आकाशीय ब्रह्मांड के अंदर अगर उनकी व्यवस्था में परिवर्तन हो या भिन्न भिन्न होती है
तो उन्हें हम त्रिविम समावयवी के नाम से जानेंगे। और इस प्रकार की समावयवता को अपन क्या कहते हैं, त्रिविम समावयवता कहते हैं। जैसे मैं इसका एक उदाहरण लूं तो हम अपन को ही देखें, खुद को, है ना, हमारी व्यवस्था देख लो, समान है। अब हम अगर अपन आईने के सामने जाते हैं, दर्पण के सामने जाते हैं, तो दर्पण के सामने क्या होता है, हमारी व्यवस्था तो सेम है ना, लेकिन कुछ संरचना में परिवर्तन होगा। कैसे होता है, वो हमें दिखाई देता है कि हमारा लेफ्ट हैंड आईने के अंदर देखते हैं, दर्पण में देखते हैं तो कैसा दिखाई देगा, कहाँ आएगा, राइट में दिखाई देगा। और राइट वाला किस में दिखाई देता है, लेफ्ट में। और नहीं देखता, ऐसे भी अगर आप देखना चाहो तो जेब देख लो, जेब हम यहाँ से देखते हैं इधर, और आईने में देखेंगे तो हमारे को इसके अपोजिट दिशा में दिखाई देता है। तो वो समावयता जो प्रदर्शित की जाती है वह त्रिविम समावयता कहलाती है। और त्रिविम समावयता को आगे अपन ने कितने भागों में बांटा था, 2 भागों में, ठीक है, 2 भागों में, जिसमें पहला आया था विन्यासी समावयवता। कौन सी, विन्यासी समावयवता। और दूसरी आई थी संरूपण समावयवता, या संरूपीय या संरूपण समावयवता। आपको पता होगा विन्यासी को अपन कहते हैं कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म। और संरूपण को अपन क्या कहते हैं, इसमें कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म के नाम से जानी जाती है। तो विन्यासी समावयवता को आगे हम वापस कितने भागों में बांटेंगे, 2 भागों में, जिसमें एक आएगा अपने ज्यामितीय समावयवता। कौन सी, ज्यामितीय समावयवता। और दूसरी इसके अंदर आएगी अपने प्रकाशिकी समावयवता। कौन सी आएगी, प्रकाशिकी समावयवता, है ना। अब इसको भी आप अगर इंग्लिश में लिखना चाहो तो इसको कहते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और इसको क्या कहते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। और संरूपण समावयवता है, तो संरूपण समावयवता के अंदर आपने 11th के अंदर एथेन के बारे में पढ़ा है। एथेन में संरूपण समावयवता याद है, कौन सा, सौहार्द और न्यूमान 2 प्रक्षेपण आए थे, है ना, ग्रसित रूप और सांतरित रूप। और अब 12th के हिसाब से एथेन में तो है ही, एथेन के साथ में एक और टॉपिक जोड़ दिया, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन के अंदर संरूपण समावयवता किस प्रकार से प्रदर्शित की जाएगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा, ठीक है। चलिए अब अपन शुरुआत करते हैं इसमें त्रिविम समावयवता के बारे में। देखिए, त्रिविम समावयवता, कौन सी, त्रिविम समावयवता। जैसे मैंने आपको अभी इसकी परिभाषा बताई थी, इसको अपन क्या कहते हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री, ये सॉरी आइसोमेरिज्म, है ना। अब इसकी परिभाषा अभी बताई थी कि यौगिक जो होते हैं, यौगिक में अणु, ये परमाणु या समूह की व्यवस्था समान हो, लेकिन उसमें क्या हो, किसमें, त्रिविम में। त्रिविम यानी ब्रह्मांड के अंदर अगर उनकी व्यवस्था में भिन्नता आती है तो उसे अपन क्या कहते हैं, त्रिविम समावयवता के नाम से जानते हैं। अब इसमें 2 प्रकार लिए थे, अभी मैं आपको पहला इसका प्रकार बता रहा हूं, जिसका नाम है विन्यासी समावयवता, है ना, विन्यासी समावयवता, जिसे अपन ने क्या नाम दिया था अभी, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म, यानी ऐसी समाव, देखो इसकी परिभाषा क्या आती है, इसकी परिभाषा ये आती है कि इस समावयवता में एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित करने के लिए, एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित करने के लिए हमें बाहर से ऊर्जा क्या करनी पड़ेगी, खर्च करनी पड़ती है। बाहर से ऊर्जा
खर्च करनी पड़ती है। तो इस प्रकार की समावयवता विन्यासी समावयवता कहलाएगी। वापस सुन लीजिए, इस प्रकार की समावयवता में एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित करने के लिए बाहर से ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी और उस ऊर्जा का लगभग मान जो दिया गया है वो याद रखिएगा 100 किलो जूल प्रति मोल। इतनी ऊर्जा तो इसमें क्या होती है, खर्च करनी पड़ती है। अब क्यों खर्च करनी पड़ती है आपको पता है ना। तो खर्च करने का कारण ये है इसके अंदर कि जब हम एक रूप से दूसरे रूप में किसी यौगिक को परिवर्तित करते हैं तो परिवर्तित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध का क्या होता है, इसमें निर्माण होता है। तो पुराने बंध का टूटना, नए बंध का बनना, इस पूरी प्रक्रिया के अंदर कुछ न कुछ मात्रा में ऊर्जा क्या होती है, खर्च होती है। तो इसलिए अपन इसको किस रूप में प्रदर्शित करते हैं, विन्यासी समावयवता के रूप में प्रदर्शित करेंगे। ठीक है। और दूसरा आता है इसके अंदर संरूपण समावयवता। कौन सी, संरूपण समावयवता। संरूपण समावयवता का मतलब ये है कि इसके अंदर हम ये कहेंगे, एक मिनट इसको बता देता हूं, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। इसका मतलब ये है कि इस प्रकार की समावयवता में ना एक यौगिक जो होता है वो दूसरे यौगिक में आराम से परिवर्तित हो जाएगा, बाहर से ऊर्जा देने की जरूरत ही नहीं। मतलब क्या कह सकते हैं आप, कमरे के ताप पर, कमरे का जो तापमान है इसको 25 डिग्री सेंटीग्रेड पहले कहते थे, अब इसको किस रूप में मानते हैं, 27 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, यानी कमरे के ताप पर एक रूप दूसरे रूप में क्या हो जाता है, स्वतः ही परिवर्तित हो जाएगा। तो इस प्रकार की समावयवता कौन सी कहलाएगी, संरूपण समावयवता कहलाएगी। अब विन्यासी समावयवता जो होती है, विन्यासी समावयवता के अंदर अपन ने दो रूप लिए हैं, है ना। पहला कौन सा लिया था, ज्यामितीय समावयवता, और दूसरा लिया था प्रकाशिकी समावयवता। पहला लिया था ज्यामितीय समावयवता और दूसरा लिया है प्रकाशिकी समावयवता। आपको ध्यान रखना है इसमें कि ज्यामितीय समावयवता जो होती है वह मुख्य रूप से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध हो, ठीक है, या ये कह सकते हैं अपन साइक्लोएल्केन जो होते हैं मुख्य रूप से, जिसमें नॉर्मली ब्यूटेन, है ना, या फिर पेंटेन या प्रोपेन जो होते हैं, उसमें अगर कोई प्रतिस्थापी समूह जुड़े हुए रहते हैं तो वो भी ज्यामितीय समावयवता को प्रदर्शित करते हैं। या कार्बन के साथ में जब नाइट्रोजन, जैसे ऑक्सीन जो होती है, ऑक्सीन के अंदर मुख्य रूप से ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित की जाती है। तो ज्यामितीय समावयवता क्या है, किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, एल्केन ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करते हैं या नहीं करते हैं, एल्कीन करते हैं तो उसका कारण क्या है, इन सब के बारे में अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेंगे। क्योंकि अपना जो सेकंड पार्ट अब जो शुरू होगा वो होगा ज्यामितीय समावयवता। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें ज्यामितीय समावयवता के उदाहरण, उसके गुणधर्म, ठीक है, ये सभी अपन लेंगे। धन्यवाद।